अध्याय 51 ईमानदारी से और ईमानदारी से। तीसरी शिदी को देखते हुए युवा गुरु ने अपनी भौहें उठाईं। उसकी आंखों में आग की बेहोश चमक थी, लेकिन उसकी मुस्कान कोमल थी, थोड़ा जानेमन, लंबे समय तक नहीं देखा गया। तीसरी शिदी का मेला नाजुक चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह हमेशा अपनी ताकत के बारे में स्पष्ट था और जानता था कि वह इस व्यक्ति को हरा नहीं सकता है। तीसरी शिदी ने उसे अपनी आंखों में आंसू के साथ चू यू की ओर मुड़ने से पहले उसे गुस्सा कर दिया। दा शिक्सियन जीशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति जानलेवा थी, क्योंकि उसने अपनी तलवार खींची और फिर एक हत्या के इरादे से भरी हुई थी। हालांकि चूयू कुछ संदिग्ध था और जल्दबाजी में जीशी ने उसे वापस पकड़ लिया। यह आश्चर्यजनक है। मैंने सोचा था कि इस विकृत युवा गुरु ने लगभग तीसरी शिदी को मार दिया था, लेकिन इन दोनों लोगों की प्रतिक्रिया को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह ऐसा नहीं था। चूयू ने यह पता लगाने का फैसला किया कि पहले क्या हुआ था। उन्होंने अपना गला साफ किया और विनम्रता से जवाब दिया, युवा मास्टर, लंबे समय तक कोई भी नहीं देखा। यह युवा गुरु एक प्रतिभाशाली, गर्व और अभिमानी व्यक्ति था। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान थी और उन्हें एक छायादार लेकिन परिष्कृत व्यक्ति माना जा सकता था। उत्तराधिकार में कई बार एक बिगाड़ने के बाद उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई थी और उसकी मुस्कान कठोर हो गई थी। वह मुश्किल से अपनी विनम्र मुस्कान को बहाल करने में कामयाब रहा। मेरा नाम विसेन है। चू यू ने जीवा शीशी को वापस ले लिया, क्योंकि उन्होंने एक बहरा कान को परिचय में बदल दिया। ओह, युवा मास्टर को बिगड़े। वे सीन के माथे पर नीली नसें चली गईं और उनकी मुस्कान थोड़ी विकृत हो गई। उन्होंने शीशी को एक दुर्भावनापूर्ण रूप से एक विनम्र और मिलनसार स्वर में कहा, आप जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो 10 साल पहले जब मैंने युवा मास्टर चू को छोड़ दिया था, तो मुझे विश्वास था कि मैं आखिरी बार उसे देखूंगा। जब मैं मकबरे की खंडहर से उभरा तो मैंने उस शब्द को भी फैलाया जो युवा मास्टर चू ने अपने जीवन को दूसरे के लिए बलिदान कर दिया था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि युवा मास्टर चू वास्तव में 10 साल तक मकबरे के खंडहर के अंदर जीवित रह पाएंगे, इसलिए ऐसा लगता है कि आपके दाव साथी जी को व्यर्थ में नुकसान हुआ है। उद्धरण चिन्ह। यदि यह आगे बढ़ता है तो चूयू अब जीशी को वापस नहीं ले पाएगा। बच्चा बरसक जाने वाला था। चूयू बाहर पहुंचे और जीशी के चेहरे को चुटकी ली। उसके बाद कुछ शब्दों को फुसफुसाने और जीशी के चेहरे को उसकी बाहों में दबाने के बाद आंखों से ओझल वस्तु को हम भूल जाते हैं। चूयू ने उसे उस मनहूस हुई सेन से दूर कर दिया। युवा मास्टर वे, मैं बहुत उत्सुक हूँ। आपने जो कुछ भी किया वह मेरी शिदी के साथ किया। जीशी को शांत करने के बाद चूयू ने तीसरे शिदी को देखने के लिए वापस चारों ओर मुड़ गया, जिसकी भौहें चिकोटी काट रही थी और जिनकी आंखें आग से भरी थी। तीसरे शिदी के चेहरे पर अभिव्यक्ति शर्म और गुस्से से भरी हुई थी। तीसरा शिदी आमतौर पर काफी समतापूर्ण था। अपने किसी भी अतीत के दुष्कर्म के बारे में तीसरी शिदी घास के एक ब्लेड की तरह थी, जो कि जिस भी दिशा में हवा उड़ाएगी उसमें झुक जाएगी। मूल चूयू ने नायक को धमकाया था, इसलिए पिछले तीसरे शिदी ने सूट का पालन किया था। बाद में जब जीशी के प्रति चूयू के रवैये में बदलाव आया था, तो वह भी जीशी के लिए अपना रवैया बदलने के लिए सबसे तेज था। उसके पास एक ऐसा व्यक्ति होने की क्षमता है जो किसी व्यक्ति के चेहरे को चुटकी लेता है, एक चतुर प्यारा बच्चा जो अब अक्सर जीशी के शत्रुतापूर्ण दिखने का लक्ष्य था। इस तरह के एक चिकनी और स्पष्ट आदमी को इतना गुस्सा करने के लिए वास्तव में वे सेन ने क्या किया? वे सेन की अभिव्यक्ति में बदलाव नहीं हुआ। युवा मास्टर चू को क्यों लगता है कि कुछ बुरा हुआ? मैंने केवल आपके शिदी को मेरे साथ पहाड़ पर आने के लिए आमंत्रित किया। मकबरे के खंडहर में उनके व्यवहार के आधार पर चूयू यह नहीं मान सकते थे कि वी सेन वास्तव में एक धर्मी कल्टीवेटर के साथ इतनी अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे। अनगिनत चित्रों ने चूयू के मस्तिष्क को भर दिया, क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार के विभिन्न परिदृश्यों की कल्पना की थी। वह फंस गया। कौन सा पहाड़? क्या ऐसा हो सकता है कि वी सेन उसे चारा के रूप में उपयोग करने के लिए पहाड़ में एक छिपी हुई जगह पर ले जाने की योजना बना रहा था? वी सेन मुस्कान अपरिवर्तित थी। वुशन चूयू, वुशन, निश्चित रूप से वह कुछ कुटिल के बारे में सोच रहा होगा। टीएन वुशन, वुशन या तो एक जगह है, आमतौर पर वो पर्वत या एक प्रेमी की बैठक। एक सौम्य और प्यारी गति में वी सेन ने अपने लंबे बालों को वापस फेंक दिया। अपनी आंखों को संकीर्ण करते हुए उसने साफ पानी की तरह एक तरल झलक भेजी और शर्मीली कहा, मैं कुछ दुश्मनों से मिला था। सावधानी के एक क्षण में मैंने गलती से खुद को नशा करने दिया। मेरे आसपास केवल बदसूरत, प्रतिकारक लोग थे और कोई भी एंटीडोट नहीं पा सकता था। मैं उस समय आपकी शिदी से मिलने के लिए हुआ था। उसकी त्वचा इतनी निष्पक्ष और नाजुक है कि मैंने सोचा था कि वह एक पुरुष के रूप में प्रच्छन्न एक महिला कल्टीवेटर होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तारांकन, 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 तारांकन। क्या एक तारांकन, तारांकन, तारांकन एक बिगाड़? चूयू कांप गया, क्योंकि उसने तीसरी शिदी को देखा। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी। अप्रत्याशित रूप से तीसरा शिदी, एक सीधा आदमी, वास्तव में इस तरह के अमानवीय उपचार को सहन करना था। भले ही चूयू अब झुक गया था, फिर भी वह एक जटिल मूड में था जब उसने पहली बार जीशी के साथ किया था। इसलिए तीसरी शिदी के लिए यह तीसरी शिदी कांप गई जब चूयू ने उसकी आंखों में एक अजीब नजर के साथ उसकी ओर रुख किया। वह मुस्कुराया और एक माउथफुल आंसू को निगल लिया, ये कहते हुए कि दा शिक्सियन। दूसरा शिक्सियन समय में आने में कामयाब रहा।
फिर उसने अपने दांतों को कुतर दिया। मैंने हमेशा सोचा है कि राक्षसी पद का वह हुआन संप्रदाय के तरीके सबसे अधिक विकृत और बुरे हैं। चू यू ने चुपचाप तीसरी शिदी को घूरना जारी रखा। जीशी, जो चू यू की बाहों में आराम कर रहे थे, चुपचाप अपने हर कदम पर मुस्कुराते हुए ने देखा कि वह तीसरी शिदी को घूर रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, शी जॉन्ग, हम सहमत थे कि आप किसी को भी नहीं बल्कि मुझे घूर सकते हैं। एक अभिव्यक्तिहीन चेहरे के साथ चू यू ने अपने जीशी के सिर को थपथपाया। चुप रहो। हालांकि वे दोनों बहुत करीब नहीं थे और उन्होंने बहुत अधिक बातचीत नहीं की थी, चू यू ने अभी भी तीसरे शिदी के लिए स्नेह महसूस किया क्योंकि वे दोनों तोप के चारे के पात्र थे। इससे अधिक चू यू को महसूस किया कि युआन चेन पीक की इस तोप का चारा अपने ही छोटे भाई की तरह था, जिसे अब एक बाहरी व्यक्ति द्वारा तंग किया जा रहा था। वह आखिरकार चू शेंग को कैसा लगा? वे सीन की ओर मुड़ते हुए उन्होंने जन शेंग को बाहर निकाला और ठंड से कहा, क्या आप लड़ना चाहते हैं? मुझे निश्चित रूप से इसमें अपनी इच्छाओं का पालन करना चाहिए। एक वी सेन मुस्कुराया और एक बैंगनी जैड बांसुरी को बाहर निकाला। वह एक बहुत ही विस्मयकारी आकृति की तरह लग रहा था। जीशी तुरंत चू यू की पकड़ से अलग हो गया और डुआनजू को उठाया। चू यू, स्वार्थी रूप से बाधाओं की गणना करते हुए, जल्दी से उसे पीछे धकेल दिया और कहा, आपको हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। जीशी का होंठ सपाट हो गया। शी जॉन्ग, मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ। चू यू, मैं, जीशी ने कहा, मैं लड़ने और हत्या करने का प्रभारी हूँ। शी जॉन्ग, कृपया मेरे पीछे रहें और जब मैं इसका ध्यान रखता हूँ तो अपने दिमाग को आसानी से सेट करें। चू यू को लगभग आंसू में ले जाया गया। साजिश बहुत बदल गई है और यह पहली बार था जब उन्होंने वास्तव में महसूस किया कि वह नायक की जांघों को गले लगाने में कामयाब रहे हैं। केवल समय सही नहीं था। चू यू ने जीशी के बालों को स्ट्रोक किया। आह, मैं इसे संभाल लूंगा। जीशी ने पाउट किया, हालांकि उसकी आंखें ठंडी थीं। मैं उसे मार सकता हूँ। चू यू, मुझे डर है कि आप उसे मार देंगे। मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे उससे पूछने की जरूरत है। आप चू शिष्यों और तीसरे शिदी को देखकर मेरी मदद कर सकते हैं यदि कोई राक्षसी काश्तकार उन्हें मारने के लिए आता है। उद्धरण चिन्ह। जीशी चू यू के अनुरोध के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अपना समझौता किया। यद्यपि वे युद्ध के मैदान के एक दूर कोने में रह रहे थे, अन्य राक्षसी कल्टीवेटर्स ने जल्द ही उन्हें देखा और मारने के लिए तैयार अपनी तलवारों और कुल्हाड़ियों के साथ आ गए। चू शिष्यों ने हमलों को अवरुद्ध करने के लिए तुरंत अपनी तलवारें उठाईं। जीशी ने लड़ाई के समग्र प्रवाह को देखा और जहां भी जरूरत थी उसे बचाव के लिए चला गया। चू यू ने आभार व्यक्त किया और उसकी मंजूरी दे दी। एक आंख के कोने में उसने एक सफेद छाया फ्लैश देखा। इसे पकड़ने के लिए बाहर पहुंचते हुए उन्होंने देखा कि यह एक स्नोफ्लेक था। चू यू ने आकाश को देखा। सर्दियों में किंगतू आया है। आकाश बादलों से भरा हुआ था और नीचे लड़ाई की आवाजें ऊपर पहुंचने और आकाश को झटका देने के लिए लग रही थी, इस हद तक कि वे खुले में टूट गए और बर्फ का एक भार जारी किया। स्नोफ्लेक्स नीचे घूमता है, भारी फड़फड़ाने वाले गुच्छे जो एक शानदार सफेदी के साथ क्षेत्र को भर रहे थे। वीसेन मुस्कुराया। युवा मास्टर चू, क्या आप अभी भी लड़ना चाहते हैं? जिस क्षण उसने बोलना समाप्त कर दिया था, चू यू ने तेजी से अपनी तलवार से मारा। वह एक विस्मयकारी हमले में मारा गया था जो प्रकाश के रूप में भयंकर और तेज था। चू यू के आंदोलन की कमी के कारण वीसेन को आराम दिया गया था। चू यू को बिना किसी चेतावनी के अचानक हमला करते हुए उसे जल्दी करना पड़ा क्योंकि वह इससे बचने के लिए पीछे हट गया। हैरान और गुस्सा, उन्होंने कहा, चू यू, आप एक महान घर और एक धर्मी कल्टीवेटर के एक संकीर्ण हैं। आप इतनी चुपके से कैसे हमला कर सकते हैं? चू यू आश्चर्यचकित था। किसने आपको बताया कि धर्मी काश्तकार चुपके हमलों का उपयोग नहीं करते हैं? ये सच था कि लोग जानते थे कि धर्मी काश्तकारों को कुछ हद तक भाइयों की तरह एक लड़ाई रोने की संभावना है। आइए हम इन राक्षसी काश्तकारियों की दुनिया से छुटकारा पाने के लिए एक साथ लड़ें क्योंकि उन्होंने बड़ी मात्रा में चेतावनी के साथ सिर पर हमला किया था। वीसेन ने स्कॉल किया। चू यू शांत था क्योंकि उसकी तलवार बार बार मारा गया था। वीसेन ने चकमा दिया और पीछे हट गए जब तक कि वे दोनों मुख्य युद्ध के मैदान से थोड़ा दूर नहीं थे। उसने अपने बैंगनी जैड बांसुरी को अपने होठों तक चढ़ा दिया और उसमें उड़ा दिया। एक नर्म ध्वनि, जैसे कि हवा की हवा, लग रहा था। मधुर और समृद्ध धुन मारने के इरादे से अंधेरा और उदास था। चू यू के चेहरे पर अभिव्यक्ति कभी भी नहीं बदली क्योंकि उसकी तलवार बड़े करीने से और कुशलता से मारा गया, जिससे वीसेन को उसके राग में कुछ नोटों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसने स्ट्राइक को चकमा दिया था। उन दोनों ने तलवार और बांसुरी के बीच की आवाज के साथ तेजी से उड़ाने की आवाज का आदान प्रदान किया, दो एक तरह से जो काफी भयंकर था। हालांकि अगर कोई बारीकी से देखता है तो वे देखेंगे कि हालांकि चू यू की तलवार के हमले शक्तिशाली थे, उनकी तलवार कभी भी निशान से नहीं टकराए। वीसेन ने घातक नोट भी उड़ाए जो कि चू यू को कभी चोट नहीं पहुंचाते। कुछ विस्फोटों का परिश्रम करने के बाद वीसेन के होठों को चिकना करते हुए वह धीरे से मुस्कुराया। आह, ये फिर से बर्फबारी हो रहा है। चू यू के चेहरे पर अभिव्यक्ति भावुक थी। यदि आपके पास कुछ कहना है तो कृपया इसके बारे में जल्दी रहें। वीसेन ने अपनी जीभ को 2 बार क्लिक किया। इतना अधीर। ठीक है, अपनी तलवार को मुझ पर इंगित न करें, यह मुझे असहज महसूस कराता है।
10 साल पहले मैं आत्मा को सील करने वाली घास को जब्त करने के लिए मकबरे में गया था। भाई चू, क्या आपको याद है? चू यू ने कहा, इतना दोस्ताना कार्य करने की कोशिश छोड़ो, 3 बात करें। वेई सियन ने कहा, वास्तव में मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या चल रहा है, लेकिन जाहिरा तौर पर आत्मा सीलिंग घास का उपयोग करके एक भयानक चीज जागने के लिए लग रहा था। यह क्या है? मुझे नहीं पता, वी सियन ने आहें भरी। वास्तव में भाई चू, 10 साल पहले मैं बहुत संकोच कर रहा था, अगर मुझे थोड़ी देर देरी होती तो शायद ये बात कभी नहीं जागती, लेकिन मेरे पिता के आदेशों के कारण मुझे समय पर वापस जाने के लिए भागना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। चू यू डूब गया। वह वी सियन के शब्दों से रहस्यमय था। वी सियन ने दुखी होकर कहा, अब मुझे पछतावा है, मुझे कुछ और दिनों के लिए आपके साथ रहना चाहिए था। इस तरह मैं उस अवसर से चूक गया होगा, तब वह चीज जागृत नहीं होती और मेरे पिता इस तरह से नहीं बन जाते। उद्धरण चिन्ह। चू यू और भी अधिक चकित था, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप अभी राक्षसी पथ की 7 संप्रदायों की स्थिति से अवगत नहीं हैं। वी सियन की आवाज उदास हो रही थी। उन्होंने कहा, वास्तव में दन्यू संप्रदाय ने अन्य सभी संप्रदायों का नियंत्रण ले लिया है। आपने देखा होगा कि इस युद्ध में यह अन्य संप्रदाय हैं जो सबसे अधिक लड़ाकों को मैदान में रखते हैं और सबसे अधिक हताहत होते हैं। उद्धरण चिन्ह। चू यू ने आश्चर्य की एक नर्म ध्वनि की, क्षमा करें, ये युद्ध के मैदान में पहली बार है। वी सियन ने एक पल के लिए चुटकी ली तो जारी रखा, ठीक है, राक्षसी पथ के संप्रदाय भी बहुत बुरी स्थिति में हैं। चू यू एक पल के लिए चुप था। उन्होंने कहा, मेरा राक्षसी पथ में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। युवा मास्टर वेई ने जिन चीजों को कहा है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसा क्यों लगता है कि वह कह रहा है, भाई आप हमारे साथ जुड़ने के लिए योग्य हैं, इसलिए मैं आपको वर्तमान स्थिति का एक समूह क्यों नहीं देता? वी सियन ने अपना मुंह खोला, लेकिन एक नुकसान में दिखाई दिया। संक्षेप में, कुछ दिनों में स्थिति बदल जाएगी, आप बेहतर तरीके से तैयार होंगे, चीजें इतनी सरल नहीं होंगी। उद्धरण चिन्ह। चू यू ने कहा, क्या हम दोनों एक दूसरे से परिचित हैं? परिचित नहीं तो मुझे आप पर विश्वास क्यों करना चाहिए? क्योंकि वी सियन अजीब तरह से मुस्कुराया, जैसा कि एक एहसान है, मैं भाई चू से पूछना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपसे चीजें नहीं छिपाई हैं। एक ठहराव के बाद वी सियन ने कहा, मैंने सुना है कि चू परिवार में एक खजाना है जिसे सोल कॉलिंग बेल कहा जाता है, जो किसी भी भ्रम के मंत्र को तोड़ सकता है और केवल चू परिवार का कोई व्यक्ति ही उपयोग कर सकता है। मेरे पिता वर्तमान में एक भ्रम में फंस गए हैं, इसलिए मुझे भाई चू की मदद की जरूरत है। चू यू चारों ओर घूम गया और चला गया। क्या मजाक! वी सियन के पिता कौन थे? वह मेई यिंग घाटी के मास्टर हैं, जो एक नवजात आत्मा मध्य चरण स्तर की खेती करने वाला है। उपन्यास में कोई सच्चा दिव्य अमर नहीं था, इसलिए देर से मंच के नवजात आत्मा की खेती करने वालों को युद्ध के बाद के भाग में बड़े शॉट्स माना जाता था। उल्लेख नहीं करने के लिए, वह इस युद्ध के विपरीत किनारों पर होने पर मेई यिंग घाटी में क्यों जाना चाहेगा? इसके अलावा आत्मा कॉलिंग घंटी का उपयोग करने की आवश्यकता ये थी कि किसी को आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, शांत ध्यान में डूबना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से पूरा नहीं किया जा सकता है। वह क्या करने वाला था? मेई यिंग घाटी के मास्टर तक चले और कहे, हेलो वरिष्ठ, मैं आपको जागने में मदद करूंगा, कृपया अभी भी बैठे और स्थानांतरित न करें। वह भाग्यशाली होगा कि वह तुरंत मारा जाए। वी सियन ने स्पष्ट रूप से सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण मामला था। वी सियन ने जल्दी से उसे हिरासत में लेने की कोशिश की। भाई चू, मत जाओ कृपया, मैं यह अच्छा विश्वास में कह रहा हूँ। चू यू ने चुपचाप अपनी आंखें घुमाई। चारों ओर देखते हुए उसने झाइशी को देखने के लिए जाप किया कि चू यू मुस्कुराया और उस पर लहराया। हालांकि चू यू की ओर भागते हुए जीशी की अभिव्यक्ति हालांकि चरमहौर में से एक थी। चू यू के पीछे कुछ पर ध्यान केंद्रित किया गया। जीशी ने देखा कि उसकी पूरी दुनिया नष्ट होने वाली थी और उसकी आंखें लाल लग रही थीं क्योंकि वह चिल्लाया था, शिक्सिन। चू यू तुरंत जानता था कि कुछ गलत था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वी सियन उसके पीछे नहीं था, इसलिए उसके लिए चुपके से हमला करना आसान होता। हालांकि ये वी सियन नहीं था, लेकिन एक नवजात आत्मा मंच की खेती करने वाला है जिसने हमला किया था। पेल पर्पल लाइट ने तुरंत चू यू को कवर किया। भले ही जीशी को हमले के शक्तिशाली आध्यात्मिक बल से कई फीट दूर फेंक दिया गया था, लेकिन वह आगे डुआनजू को पकड़े हुए लगभग चिल्ला रहा था, शीजोंग, शीजोंग। चू यू की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने जो तीव्र दर्द का अनुभव किया वह अनुभव नहीं करेगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा उसके शरीर में विलय हो गया, कुछ बदलने के लिए मजबूर किया। यह एक दलदल में गिरने जैसा था, स्थानांतरित करने में असमर्थ था, केवल खुद को धीरे धीरे गिरते हुए देखने में सक्षम था। सोचा था कि ऐसा लग रहा था कि एक लंबे समय से बीत गया है, ये केवल एक पल में बैंगनी प्रकाश को भान करने के लिए एक पल लगा। चू यू हवा के लिए हौंफने लगी और उसका शरीर कमजोर महसूस कर रहा था क्योंकि जीशी ने चू यू को अपनी बाहों में ले लिया था। अपनी बाह को ऊपर उठाते हुए उसने अपने माथे को छुआ और पाया कि यह ठंडे पसीने के साथ टपक रहा था। जीशी की आवाज नरक के 9वें सकल के रूप में ठंडी ठंडी थी। शीजोंग, क्या मैं उसे मार सकता हूँ?
चू यू ने एक गहरी सांस ली, अपना सिर हिलाया और उसके पीछे की कोमल और परिष्कृत वी सेन को देखने के लिए मुड़ गया। वे सेन की मुस्कान उज्ज्वल थी और उसने शर्म का मामूली निशान भी नहीं दिखाया। धर्मी कल्टीवेटर चुपके हमलों का उपयोग कर सकते हैं, राक्षसी कल्टीवेटर अलग नहीं है, सही भाई चू? चू यू ने ठंड से कहा, ये वही है जिसे आप अच्छा विश्वास कहते हैं। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्या हुआ था। बैंगनी प्रकाश जो उसके शरीर में पिघल गया था निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। वी सेन ने कहा, भाई चू कृपया आराम से रहें। एल्डर फैंग का भाई चू को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने केवल ये गारंटी देने के लिए कुछ किया कि भाई चू मदद करेंगे। यह तकनीक कुछ ऐसी थी जिसे मेई यिन वैली के पूर्वजों ने बनाया था। केवल बड़ों को पता है कि इसका उपयोग कैसे करना है। स्वाभाविक रूप से केवल वे इसे हटा सकते हैं, इसलिए भाई चू को मेरी मदद करनी है। मैं यूक्यूओ में भाई चू का इंतजार करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जब वी सेन ने बोलना समाप्त कर दिया तो उसने अपने हाथों को कूच किया और दूर हो गया। जीशी अपनी तलवार से वे सेन को काटना चाहता था, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा था उसके कारण ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। एक गहरी सांस लेते हुए जीशी ने चू यू की कलाई को ले लिया और ध्यान से उसकी नाड़ी की जांच की। शीशोंग, क्या ये कहीं भी चोट करता है? चू यू नहीं बोलता था। एक पल के लिए वह सिर्फ शीशी को देखा, हमेशा ये सोचकर कि कुछ गलत था। एक लंबे समय के बाद उसने अपना सिर हिलाया, मुझे कुछ समय के लिए ठीक लगता है। वे सेन किस दवा को बेचने की कोशिश कर रहे थे? उस एल्डर फैंग ने क्या किया? तारानकन। ये निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं था। अध्याय 52 थोड़ा यूएर। लड़ाई समाप्त हो गई थी। आकाश अंधेरा था और बर्फ भारी गिर गई, जल्दी से खून और लाशों को दफनाने जो जमीन को कूड़े कर देती थी। दुनिया सफेदी का एक विशाल विस्तार बन गया था, जैसे कि युद्ध की आवाजें जो आकाश को हिलाती थी वह कभी नहीं हुई थी। निम्न स्तरीय खेती करने वालों की टीमों ने अब युद्ध के मैदान की सफाई शुरू कर दी। चू यू ने चू परिवार के शिष्यों में से एक को अपना नंबर जांचने का आदेश दिया। जब उन्होंने पुष्टि की कि कोई लापता नहीं था तो चू यू को राहत की गहरी भावना महसूस हुई। सौभाग्य से वे मुख्य युद्ध के मैदान से काफी दूर थे, इसलिए केवल जीशी को पता था कि चू यू पर हमला किया गया था। चू यू को डर था कि जीशी राक्षसी कल्टीवेटर के शिविर में भाग जाएगा। अगर चू यू ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो उसने उसे फिर से आश्वस्त करने के लिए जीशी से धीरे से बात की। चू फैमिली कैंप में वापस चू यू ने एक छाता पकड़े हुए प्रवेश द्वार के सामने खड़े चू शेंग को देखा। क्या वह इस समय यहाँ इंतजार कर रहा था? चू यू लगभग सदमे में गिर गया। वह जल्दी से चला गया और कहा, बड़ा भाई। चू शेंग की आंखें जलती हैं। छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? क्या आप कहीं घायल हो गए? तुम डर गए थे? सवालों के बैराज ने चू यू को थोड़ा चक्कर लगाया, लेकिन उन्होंने खुद को लटका दिया और एक एक करके धैर्यपूर्वक प्रत्येक जांच का जवाब दिया। चू शेंग को इस पर थोड़ा राहत मिली। फिर चू यू को पकड़ने और उसे अपने कमरे में ले जाने के बाद चू शेंग ने एक लंबा डांट शुरू कर दिया। हालांकि चू शेंग के निर्देशों को सुनने के लिए तैयार था, लेकिन वह वास्तव में अभी इस बहुत लंबे और विस्तृत भाषण को सहन नहीं कर सकता था। चू यू ने अपने माथे की मालिश की और जानबूझकर अपनी थकान को दिखाने की अनुमति दी। चू शेंग चू यू के हर कदम को देख रहा था। ये देखकर कि चू यू थक गया, चू शेंग चुप हो गया और चू यू को आराम करने के लिए अपने कमरे में जाने दिया। चू यू अपने कमरे में लौट आया और जीशी को अपने बिस्तर के खिलाफ झुकते देखकर आश्चर्यचकित था। इससे पहले जीशी की आंखें रोष के साथ लाल हो गई थीं, जैसे कि वह अपनी तलवार से किसी की हत्या करने के लिए तैयार थी, लेकिन वह अब शांत लग रहा था। चू यू उसके पास गया, मुस्कुराते हुए, आप शांत हो गए हैं। जीशी होंठ पतले हो गए। चुपचाप उन्होंने चू यू को गले लगा लिया, कांपते हुए। शिक्सियन, मैंने लगभग सोचा था, मैं फिर से पागल हो रहा हूँ। अगर चू यू उसकी आंखों के सामने मारा गया था, जीशी इसकी कल्पना नहीं कर सकता है। चू यू ने चुपचाप जीशी को अपनी छाती के करीब खींच लिया और अपनी पीठ को सहलाया। उन्होंने वी सेन को मुस्कुराने की उम्मीद नहीं की थी और कहा था कि वह एक सेकंड में अच्छे विश्वास में काम कर रहे थे और फिर अपने अच्छे विश्वास को दिखाने के लिए अगले सेकंड पर हमला कर रहे थे। इसके अलावा वी सेन को स्पष्ट रूप से चू यू की मदद की जरूरत थी, इसलिए चू यू ने यह नहीं सोचा था कि वी सेन अचानक एक चुपके हमला शुरू कर देंगे। थोड़ी देर के लिए चू यू के खिलाफ झपकी लेने के बाद जीशी चू यू के साथ बिस्तर पर लेट गया। उन्होंने चू यू को तब तक चूमा जब तक वे दोनों भारी सांस ले रहे थे, लेकिन तब वह रुक गए और जारी नहीं रहे। जीशी ने चू यू को कसकर पकड़ लिया, उसकी ठुड्डी चू यू के सिर के शीर्ष पर और चू यू की कमर के चारों ओर उसकी बाहों में आराम कर रही थी। अभी भी भारी सांस लेते हुए जीशी ने कुछ अप्रत्यक्ष रूप से म्यूट कर दिया। उसे बहुत असुरक्षित लगा। केवल एक बार वह आराम से महसूस कर सकता था जब चू यू अपनी बाहों में सुरक्षित था। इसके बाद ही उसे यकीन था कि चू यू को दूर नहीं किया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा। चू यू ने जीशी के म्यूटिंग को ध्यान से सुना, लेकिन वह सब कर सकता था। शिक्सियनित, चू यू ने उसे वापस गले लगाते हुए धीरे से जवाब दिया। सौभाग्य से उन्होंने रहने का फैसला किया था। अगर वह चला गया होता तो कौन जानता था कि किस तरह की स्थिति जीशी में गिर जाएगी।
जैसा कि उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया, अपनी तंग नसों को धीरे धीरे आराम किया। चू यू का दिल भारी था और उसका सिर घूम रहा था। एक परिचित खुशबू में सांस लेते हुए वह एक टकटकी में सो गया। रात के बीच में चू यू अचानक जाग गया। उसे लगा जैसे वह एक सपने से जाग गया हो, जहां वह एक रसातल में गिर रहा था। चू यू ने अपने शरीर को फिर से झपकाया। कुछ गलत था। ... वह जीशी क्यों नहीं पकड़ सकता है? वो क्षण चू यू चला गया। जीशी उठा और अभी भी एक टकटकी में शी जोंग कहा, जबकि व्यक्ति को अपनी बाहों में गले लगा लिया। अचानक जीशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति बदल गई और वह बिस्तर से बाहर छलांग लगा। चू यू से पीछे हट गया जैसे कि वह बहुत भयभीत था। चू यू अपने कार्यों से हैरान था। ये बच्चा आमतौर पर हर समय उससे चिपकना पसंद करता था। वह अचानक चू यू को क्यों देख रहा है जैसे कि वह एक दुश्मन था। ये देखते हुए कि जीशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति पूरी तरह से गलत थी, चू यू बैठ गया और डूब गया। शिदी, यह क्या है? चू यू का चेहरा जम गया। उसके मुंह से आने वाली आवाज स्पष्ट रूप से कोमल और बचपन की तरह थी। जीशी के चेहरे पर फिर से अभिव्यक्ति को देखते हुए चू यू को लगा जैसे वह फेस एक में मौत को घूर रहा है। उसने अपने शरीर को देखा और फिर जीशी को देखा। हाँ, उसे देखने की जरूरत थी। ... वह छोटा हो गया था। वे एक दूसरे को चौड़ी आंखों के साथ घूरते रहे। चू यू चुपचाप अपने कांस्य दर्पण में देखने के लिए बदल गया कि उसके साथ क्या हुआ था। कांस्य दर्पण में परिलक्षित एक युवा लड़का था जो बर्फ सफेद जैद से बना थोड़ा पकौड़ा दिखता था। बड़ी गोल आंखों के साथ दर्पण में खुद को घूरते हुए वह ऐसा लग रहा था जैसे वह केवल 5 या 6 साल का था। उसके नरम काले बाल उसके कंधों तक गिर गए और उसके कपड़े बहुत बड़े थे, अपने कंधों और छाती के आधे से अधिक प्रकट करने के लिए सामने की तरफ खुले थे। सफेद जैद त्वचा जो उजागर हुई थी वो काफी गर्म लग रही थी और उसकी शर्ट अब उसके पैरों पर चली गई। जीशी अब ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ अद्भुत देखा हो। कुछ समय के लिए चू यू को घूरने के बाद वह सावधानी से बाहर पहुंचा और चू यू के जैद जैसे गालों को पकाया। चू यू की त्वचा का नर्म और चिकना स्पर्श जीशी की उंगलियों से उसके दिल के नीचे तक फैल गया। जीशी उंगलियां कांप गईं और एक छोटी सी आवाज में शी जोंग। हालांकि यह व्यक्ति छोटा था, जीशी अब देख सकता था कि यह चू यू था। एक बार फिर चू यू का शरीर कठोर हो गया और वह उदास महसूस कर रहा था। अपने हाथों में उसके सिर को पकड़े हुए वह गिड़गिड़ाता है, वह बेवकूफ वीसेन। उसका शरीर सिकुड़ गया था। ये स्पष्ट रूप से वीसेन का काम है। क्या मजाक? वह पहले थोड़ा जीशी ने उठाया था, क्या जीशी अब थोड़ा चू यू उठाने जा रहा था? जीशी, जिन्हें चू यू के साथ आम दुश्मन के लिए एक ही घृणा साझा करनी चाहिए थी, कुछ समय के लिए चू यू को देखा, लेकिन फिर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन हंसी में फट गया। पहले अगर चू यू ने अपने सामान्य ठंड और सुंदर उपस्थिति के साथ गुस्सा व्यक्त किया था, तो यह हमेशा शीशी को बिस्तर पर नीचे धकेलना चाहता था और उसे थोड़ी देर के लिए मुश्किल से चूमना चाहता था। अब जब चू यू छोटा था तो उसका चेहरा इतना बचकाने और प्यारा था कि जब उसने कहा कि लोगों को उसे गले लगाना और उसे खराब करना चाहते हैं। जीशी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन अतीत से चू यू के कार्यों को कॉपी करना चाहता है। संकोच करते हुए उन्होंने चू यू के गालों को चुटकी ली। ये बहुत नर्म था और अच्छा लगा। अब आश्चर्य है कि चू यू ने हर समय अपना चेहरा चुटकी और रगड़ना पसंद किया था। जीशी की आंखें जलती हैं। उन्होंने एक नया गेम अनलॉक किया था। चू यू को अपनी बाहों में ले जाते हुए जीशी ने अपने संघर्षों को नजरअंदाज कर दिया और चुटकी बजाते रहे और उसके साथ खेलते रहे। चू यू ने कहा, जीशी, क्या आप पीटा जाना चाहते हैं? उनकी आवाज बचकानी और कोमल थी, पूरी तरह से जीशी को रोकने के लिए आवश्यक किसी भी शक्ति में कमी थी। जीशी इस नए शगल से प्यार करता था और चू यू के साथ खेलता रहा क्योंकि उसने अपनी बाहों में एक छोटे से कसकर पकड़ लिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब वह छोटा था तो शिक्सियन बहुत प्यारा होगा। अब आप बहुत अधिक थे। चू यू ने अपनी आंखें घुमाई और कुछ समय के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह अभी भी मुक्त नहीं हो सकता था और भाग गया। शिदी, अगर मैं इस तरह रहता हूँ। चू यू ने एक नकली मीठे टोन में बात की क्योंकि वह शीशी के निचले शरीर के प्रति सार्थक रूप से इशारा करता है और मुस्कुराया। आपको खुद का ध्यान रखना होगा, आप खुद नहीं करेंगे। जीशी का चेहरा कठोर हो गया। चू यू ने उसे देखा और गर्व से मुस्कुराया। जीशी ने एक पल के लिए अपनी आंखें नीचे कर दी और अचानक नीचे झपट्टा मारा और चू यू के छोटे मुंह को चूमा, ये कहते हुए कि हालांकि अब आप छोटे हैं, 5 युवा महिलाएं अभी भी अपना काम कर सकती हैं और पेज 20 भी उचित होना चाहिए, है ना? चू यू, जीशी, अगर आप इस तरह से मेरे साथ इतना विकृत कार्य करने की हिम्मत करते हैं, तो बाद में मेरे बिस्तर पर चढ़ने के बारे में भी मत सोचो। जीशी ने युवा चू यू को देखकर महसूस किए गए अजीब उत्साह से नीचे गिरा और शांत किया। एक पल के बाद उन्होंने चू यू के एक लुटेरे को लिया, उसे उसमें लपेट दिया, फिर उसे बाहर ले गए। अगर वह लुनाटिक चू शेंग शिक्सियन को इस तरह से देखता है तो मुझे डर है कि जब तक वह जमीन पर नहीं गिरता है तब तक वह खून की उल्टी करता है। चलो पहले शिजुन को देखें। चू यू ने अपनी गर्दन पर पकड़ रखा था और निराशा से सिर हिलाया। मुझे पता था कि इसमें से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वेई सियन एक ऐसा जाना जाने वाला भयावह चरित्र है जिसे वह सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं कर सकता है, इसलिए चू यू को उसे गुप्त रूप से ढूंढना होगा।
हालांकि वीसीएन ने यह भी कहा कि वह यूक्यूओ में उसका इंतजार कर रहे होंगे। निश्चित रूप से इसका मतलब यह नहीं है कि मेइयिंग घाटी पहले युद्ध से हट जाएगी। फलहीन अटकलों की एक लंबी अवधि के बाद चू यू ने झीशी के आलिंगन में वापस झुककर अपनी आंखें बंद कर लीं। आशा की एकमात्र झलक थी कि वह शेष था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी भी थी, लेकिन वर्तमान में इसे दबा दिया जा रहा था और वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। चू यू मूव को देखकर जीशी मदद नहीं कर सकता, लेकिन चू यू के माथे को चूमते हुए फुसफुसाया, शिक्सियन। वास्तव में चू यू ने उसे देखा। मैंने कई बार इसका सपना देखा है, जीशी ने शर्मीली कहा। मैंने सपना देखा है कि शीजाओ ने हमारे बच्चे को जन्म दिया था, जो शिक्सियन की तरह ही दिखेगा। चू यू ने अपने चेहरे को एक भयानक स्कॉ में घुमा दिया। ये डी तारांकन 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 ए चाइल्ड, न केवल वह मुड़ा हुआ था और शैली को बीएल में बदल देता है, वह भी एमपीआरईजी टैग जोड़ना चाहता है और चू यू को अपने बच्चों को सहन करना चाहता है। वहाँ कोई रास्ता नहीं है, वह ऐसा होने देगा। 2 जब वे छोटे आंगन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई नहीं था। चू यू कुछ दिनों से पहले यहाँ रुके थे और इसलिए जानते थे कि लू किंगन ने शायद तीसरे शिदी को एक साथ प्रशिक्षित करने के लिए बाहर ले लिया था। उन्होंने एक पत्थर की बेंच के ऊपर से बर्फ को ब्रश किया और उस पर बैठने वाली थी जब उन्हें जीशी द्वारा उठाया गया था। पत्थर की बेंच बहुत ठंडी है। शिक्सियन, मेरी गोद में बैठो। परिचित आवाज चू यू के सिर पर से आई थी। चू यू जीशी की बाहों में आयोजित और उसकी गोद में बैठे, फिर से आहें भर गए। वह इस तरह से जीशी को अपनी बाहों में पकड़ता था जबकि उसने उसे खेती के तरीके सिखाया था, या जब वह थोड़ा इत्मीनान से मूड में था तो वह चाय पीता था और मूल चू यू के कौशल का उपयोग करता था ताकि वह अपनी गोद में जीशी के साथ कीन खेल सके। उन्होंने उन दिनों में बच्चे के साथ बहुत मजा किया। अब भाग्य का पहिया बदल गया है। 3 अब जीशी एक मजा आ रहा था। जीशी इस बारे में भी सोच रहा था। वह कुछ बार धीरे से हंसता और चू यू के छोटे से चेहरे को चुटकी लेते हुए कहते हुए, शिक्सियन, मुझे अभी भी याद है कि जब आप मुझे इस तरह से पकड़ते थे, मैं अपने दिल की धड़कन सुनने के लिए अपने कान को अपने सीने पर रख देता था। चू यू हैरान था। वह करीब झुक गया और जीशी के दिल की धड़कन को सुना। बर्फ पहले ही गिर गई थी। पूरी जमीन बर्फ के एक कंबल में ढकी हुई थी। कुछ चांदनी को दर्शाती है ताकि यह शांत हो लेकिन बहुत अंधेरा न हो। चू यू ने अपनी सांस को शांत किया, अपनी आंखें बंद कर लीं और सुना। एक लंबे समय के बाद उन्होंने देखा और पूछा, शिदी की दिल की धड़कन इतनी तेजी से क्यों है? जीशी ने उसे नीचे देखा। उसकी अंधेरी आंखें कोमलता से भरी हुई थी, जैसे कि चू यू उसकी पूरी दुनिया थी। वह फुसफुसाया, क्योंकि शिक्सियन मेरी बाहों में है। चू यू चुप था। चू यू, आप एक पेड़ तारांकन 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 ले हैं। जीशी का मुंह फिर से चला गया। वह खुद का बचाव करने वाला था जब छोटे आंगन के दरवाजे ने किसी को खोलने के लिए एक चीख लगी हुई ध्वनि बनाई। पहले प्रवेश करने के लिए ठंडा और लंबा लुकिंगन था, जिसने आंगन में बेंच और टेबल को स्कैन किया था, जो चू यू को उसके चेहरे पर एक हल्का सा भड़काने के साथ घूर रहा था। तीसरी शिदी थकान के साथ डूबा रही थी। उसके हाथ और पैर कमजोर थे। वह प्रशिक्षण से आधे अधूरे पसीना बहा रहा था। जब वह बोलता था तो उसकी आवाज कर्कश थी। शिजुन, यह क्या है? उन्होंने लू किंगन की टकटकी की दिशा का पालन किया और लगभग आतंक में कूद गए। एक सेकंड शिक्सियन, यू आर बैक। जीशी एक अभिव्यक्तिहीन चेहरे के साथ चू यू को पकड़ लिया, जो एक सीधा चेहरा रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था क्योंकि वह पत्थर की मेज पर चुपचाप बैठ गया था। तभी तीसरी शिदी नोटिस चू यू ने जीशी द्वारा आयोजित किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सेकंड ऐसे शिक्सियन, ये है आपका नाजायज बच्चा। जीशी के रूप में एक जोर से धमाकेदार ध्वनि थी। जमीन खुली हुई थी। तीसरी शिदी ने समझा कि यह एक इनकार था और राहत में आह भरी थी। यह मुझे मौत के घाट उतार दिया। फिर यह है। उन्होंने चू यू की विशेषताओं को ध्यान से देखा। जितना अधिक वह देखा उतना ही उसने सोचा कि बच्चा बहुत परिचित दिख रहा था। उसने सोचा था कि इसे लंबे समय तक खत्म कर दिया गया तो अचानक प्रकाश देखा। शिजुन, क्या ये द शिक्सियन और सेकंड शिक्सियन का बच्चा है? नहीं, लेकिन द शिक्सियन को जन्म नहीं दे सकता है। चू यू ने अपना हाथ वापस खींच लिया, जल्दी से नीचे गिरा दिया और एक स्नोबॉल बनाया और एक ठंडी आवाज में कहा, तीसरी शिदी। तीसरी शिदी हैरान थी और उसने खुद को इशारा किया, हुह। चू यू ने निर्णायक रूप से स्नोबॉल फेंक दिया। हुश। स्नोबॉल ने तीसरे शिदी को छाती में मारा, जो तुरंत गिर गया जैसे वह मर गया था। चू यू ने इतना प्रयास नहीं किया था, लेकिन तीसरा शिदी अभी भी डर गया था। उन्हें देखकर इतना उपद्रवी, लू किंगन ने अपना सिर हिलाया और चू यू से संपर्क किया। उन्होंने कुछ क्षणों के लिए यू की चेहरे की विशेषताओं की जांच की, फिर कहा, यूएर, क्या चल रहा है? चू यू थोड़ा कांप गया जब उसे यूएर कहा जाता था। चुपचाप अपने कॉलर पर खींचते हुए वह बस अपनी वर्तमान स्थिति के कारण को समझाने वाला था जब उसने अचानक हंसी की आवाज सुनी। हा 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 हा। चू यू, हा 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 हा। एक बेहोश छाया अचानक बर्फ से ढके पेड़ों में से एक के नीचे दिखाई दी। एक युवक काले कपड़े पहने पेड़ के खिलाफ झुक गया और चू यू पर इशारा किया, जबकि खुद को मूर्खतापूर्ण हंसते हुए दोगुना हो गया।
चू यू ने कहा, शेन नियान, वरिष्ठ, लंबे समय तक नहीं देखा गया। शेन नियान इतना हंस रहा था कि वह रो रहा था। उसने खुद को रुकने के लिए मजबूर किया, फिर लू किंगन पर झुक गया, उसके कंधे के चारों ओर एक हाथ डाल दिया और उस पर मुस्कुराते हुए, देखो, थोड़ा यूएर वास्तव में थोड़ा यूएर बन गया है। लू किंगन का चेहरा अभिव्यक्ति रहित रहा, लेकिन उसने दूसरे व्यक्ति की बांह को दूर नहीं किया। उन्होंने ठंड से कहा, मुझे फिर से बुलाओ और मैं आपको 1 और 100 साल तक सोने दूंगा। शेन नियान, मैं नहीं कहता, भाई, क्या हम पहले मिले हैं? जब मैं आपको देखता हूं तो मैं विशेष रूप से खुश क्यों महसूस करता हूं? मैं विशेष रूप से आपके साथ बिस्तर पर जाना चाहता हूं। मुझे घूरना नहीं है, मेरा मतलब है, क्या आप मेरी पत्नी की तरह दिखते हैं? उद्धरण चिन्ह। लू किंगन का चेहरा ठंडा था। उसने अपनी आंखों में एक भयानक रूप से अपनी तलवार को अपने स्कैबर्ड से खींच लिया। शेन नियान चुप रहने के लिए काफी स्मार्ट था। उन्होंने चू यू पर अधिक बारीकी से देखा, झपकी ली, फिर बाहर निकले। क्या आपके पास में यिन वैली के किसी व्यक्ति के साथ मुठभेड़ है? फिर उसने कुछ धीरे से गुनगुनाते हुए अपना सिर खरोंच किया। चू यू को पता था कि शेन नियान की स्मृति दोषपूर्ण थी। उन्होंने ये भी देखा कि उनके बगल में कांपने वाली तीसरी शिदी अब जमीन पर बैठ रही थी, जो कि रहस्य को सुनने के लिए पर्याप्त है। चू यू ने अनिच्छा से कहा, हाँ। शेन नियान ने अपना सिर हिलाया और अपनी शेष यादों को खोजा। उसने कहा, थोड़ा चू, आपके साथ ये किसने किया? हालांकि यह तकनीक बहुत हानिकारक नहीं है, मुझे पता है कि इसे केवल उस व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकता है जिसने इसे ट्रिगर किया था, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। यदि आप हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहना चाहते हैं, तो आपको उस व्यक्ति को जाने और खोजने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। एक विराम के बाद उन्होंने एक मुस्कान के साथ जोड़ा, हालांकि आपके सामान्य ताबूत चेहरे की तुलना में, जो आपके शिजुन की तरह है, इस छोटी सी उपस्थिति बहुत अधिक आकर्षक है। लू किंगन के चेहरे पर अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। अध्याय 53 सलम और शानदार 1। जब तीसरी शिदी ने देखा कि लू किंगन के चेहरे पर डरावनी अभिव्यक्ति और जिस तरह से यान ह्यू ने थोड़ा हिलाया, जैसे कि वह इसके साथ हमला करने की कगार पर था, तो वह एक बार में अपने कमरे में वापस फिसल गया। चू यू अपने शिजुन के भयानक दृश्य को या तो देखना नहीं चाहता था। उन्होंने शेन नियान को दया का एक नजर दिया, अपने हाथों को लू किंगन को दिया, और फिर एक हाथ का उपयोग करने के लिए जीशी को दूर खींचने की कोशिश की, जैसा कि उनकी सामान्य आदत थी। हालांकि चू यू जीशी का हाथ पकड़ने या उसे खींचने में असमर्थ था। चू यू का छोटा चेहरा तुरंत अंधेरा हो गया। छोटे जेड डिम्पलिंग के चेहरे ने उसकी हत्या के इरादे को दिखाया। वीसीएन ने एक अच्छा काम किया था, उसे निश्चित रूप से भविष्य में इसके लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। जीशी ने अपनी मुस्कुराहट को वापस पकड़ लिया क्योंकि वह नीचे गिर गया। चू यू के युवा और निविदा उपस्थिति को देखते हुए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने गाल को चुटकी लगा सकता था और कुछ समय के लिए अपना चेहरा गूंज सकता था। तब जीशी ने चू यू को चूमा और उसे उठाया। चू यू ने अपनी आंखें घुमाई, ये सोचने के लिए कि मूल रूप से वह जीशी से अधिक मजबूत था। लेकिन एक बच्चा बनने के बाद जीशी ने भी चू यू के संघर्षों को नोटिस नहीं किया। वह डरता था कि एक दिन वह पूरी तरह से क्षमता या यहाँ तक कि विरोध करने की इच्छा का अभाव होगा और बस फ्लैट लेट जाएगा, जो रौंदता कुचलने के लिए तैयार है। चू यू ने इतना उदास महसूस किया कि वह ये व्यक्त करने के लिए कर सकता है कि यह उसके सिर को कम कर सकता है और गुस्से में जीशी के कंधे में काटता है। जीशी बिल्कुल भी चोट नहीं कर रहा था। ये जानकर कि चू यू परेशान था, उसने बच्चे की तरह चू यू के बालों को सहलाया और फिर उसे झुककर लू किंगन की छुट्टी ले ली। इसके बाद उन्होंने चू परिवार शिविर के लिए जन शेंग का पाठ्यक्रम निर्धारित किया। जब उन्होंने तियान युआन संप्रदाय शिविर को छोड़ दिया था, तो चू यू चिंतित महसूस करने लगा। इस तरह की बात चू शेंग को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल असंभव होगी। हालांकि चू शेंग बाहर की तरफ सामान्य दिखता था, लेकिन उसके दिल के अंदर अन्य लोगों की तुलना में अधिक नाजुक था, इसलिए वह निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा। लेकिन चू यू सिर्फ आधे महीने के लिए रवाना हुए थे। अब वह चू शेंग की प्रतिक्रिया से बहुत डरता था। अगर वह बिना किसी स्पष्टीकरण के बस दूर हो जाता है, तो चू यू शायद लंबे समय तक वापस नहीं हो पाएगा और चू शेंग मौत के लिए चिंतित हो सकता है। ... तब ये स्पष्ट था कि चू यू केवल उसे सच बता सकता था। चू यू ये पता नहीं लगा सकता है कि वह कैसे समझाने जा रहा था कि उसकी उपस्थिति को चू शेंग में कैसे बदल दिया गया था। घने पैक एक साथ खेती करने वालों के शिविर को देखते हुए उन्होंने देखा कि घरों और टेंटों के सबसे ऊपर बर्फ से ढके हुए थे। सफेद स्नोफ्लेक उसकी आंखों के सामने गिर रहे थे, शांतिपूर्ण और शांत लग रहे थे। जीशी चिंतित था कि चू यू ठंडा था। उसने अपना बागा उतार दिया और सावधानी से इसे चू यू के चारों ओर लपेट लिया। चू यू ने सोचा कि उसे एक बड़ी सफेद मूली की तरह दिखना चाहिए जिसे जीशी अपनी बाहों में कसकर पकड़ रहा था, क्योंकि वह वर्तमान में स्थानांतरित करने में असमर्थ था। लेकिन धीरे धीरे उसका दिल शांत हो गया। चू यू ने अपनी आंखें बंद कर ली और स्नेह के एक शो में जीशी की गर्दन पर अपने माथे को आराम करने की पहल की। जीशी हमेशा वह था जो उससे चिपक गया था, जो जाने के लिए तैयार नहीं था। अब उसे पारस्परिक करने की कोशिश करनी चाहिए। शीशी को वर्तमान में हर मामूली आंदोलन के बारे में पता था जो चू यू ने बनाया था।
वह अभी भी एक पल के लिए चला गया, फिर चू के सिर के शीर्ष पर अपनी ठुड्डी को रगड़ दिया। एक गर्म मुस्कान उसके चेहरे पर बह गई। चू के घर में घुसकर झीशी जल्दी से चू के कमरे की ओर चू के साथ अपनी बाहों में चला गया और दरवाजे को खुला धक्का देने वाला था। अचानक दरवाजे ने एक क्रैकिंग साउंड बना दिया क्योंकि यह अंदर से खोला गया था। दरवाजे के पीछे चू शेंग था, उसका चेहरा अभिव्यक्तिहीन था। अंधेरे में बर्फ से परिलक्षित बेहोश चांदनी ने अपना चेहरा जलाया जो लग रहा था कि ठंड और गुस्से के बीच आधा अटक गया था। ... बिग ब्रदर, क्या आप आधी रात में मेरे बिस्तर की जांच करने आए हैं? चू की भौहें चिकोटी हुई। उनके अंतर्ज्ञान ने उन्हें बताया कि कुछ बुरा होने वाला था। चू परिवार के पास एक स्पेल सरनी है जो ये पता लगाने के लिए ट्रिगर करता है कि जब कोई अपने क्षेत्र में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। जब वो रात में चू के साथ मिलने आया था तब झाइशी हमेशा स्पेल एरे के अलार्म को सेट करने से परहेज करता था। दिन के दौरान जीशी फिर वापस बाहर निकल जाएगा और एक बार कभी नहीं पकड़ा गया था। हालांकि जब वे पहले त्यान युआन शिविर में गए थे, हालांकि जीशी शांत लग रहा था, वह स्पष्ट रूप से चू के अचानक बदलाव से काफी हैरान था। जब वे चले गए तो जीशी संभवतः जब वह चू के साथ बाहर निकला तो स्पेल सरनी से बचने के लिए भूल गया। जब अलार्म ट्रिगर हो जाता है तो ड्यूटी पर व्यक्ति तुरंत इसे चू शेंग को रिपोर्ट करेगा। चू शेंग ने हमेशा चू को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में स्थान दिया। स्वाभाविक रूप से वह जांच करने के लिए गया होगा कि क्या चू सुरक्षित था। तब वहां कुछ भी नहीं देखने के लिए होता। चू ने अपना चेहरा घुमाया। जीशी एक पल के लिए झिझकते हुए यह नहीं जानते कि चू शेंग को क्या कहना है। चू शेंग ने सैन हुओ को अनसुना कर दिया और झिले आंखों से देखा, बाहरी वर्तनी सरली बाधा आपके द्वारा टूट गई थी। तुमने मेरे छोटे भाई को कहाँ छिपाया था? सिर्फ इसलिए मत सोचो क्योंकि आप मेरे छोटे भाई की शिदी हैं कि मैंने आपको हराया नहीं। उद्धरण चिन्ह। जीशी मूल रूप से चू शेंग के साथ जाना चाहता था, लेकिन जब चू शेंग ने कहा कि, जीशी का चेहरा पीला हो गया। उन्होंने ठंड से कहा और चू शेंग का जवाब नहीं दिया। बिग ब्रदर, कृपया विनाश के झंडे लगाना बंद कर दें। चू ने आह भरी और जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, चू शेंग की टकटकी उस पर गिर गई। एक पल के लिए चू शेंग तब स्तब्ध था, तब उसकी टकटकी गर्म हो गई। चू का मुंह फिर से चला गया। एक छोटी सी आवाज में उन्होंने कहा, बिग ब्रदर। चू ने उन सभी संभावित प्रतिक्रियाओं पर सोचा है जो चू शेंग हो सकते हैं, सदमे, क्रोध, भय, मूर्खता। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चू शेंग पूरी तरह से बहुत खुश होंगे। चू शेंग ने जल्दी से संपर्क किया और चू को अपनी बाहों में ले गए, झीशी में ठंड से झलकते हुए। ये देखकर कि झीशी ने अपने बाहरी बागे नहीं पहने हुए, चू शेंग ने नीचे देखा और महसूस किया कि यह चू के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसका चेहरा जम गया। झीशी की भौहें चिकोटी हुई। जाहिर है वह धैर्य रखने की कोशिश कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने होठों को थोड़ी विकृत मुस्कान में खींच लिया। वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह उनके पास खड़ा रहा जिसने कोई गलत नहीं किया था। चू शेंग के झुलसाने वाले गर्म टकटकी से डर गए और उनसे सिकुड़ गए। उनकी बचकानी आवाज मदद नहीं कर सकती है, लेकिन कांपे, बिग ब्रदर, कृपया शांत हो जाएं। इससे चू शेंग अचानक उनके होश में आ गया। उन्होंने बहुत सावधानी से चू के चेहरे को छुआ। छोटा भाई। एक विराम के बाद उसने अचानक चू को अपने सिर के ऊपर उठा लिया और जोर से हंस दिया। छोटे भाई, आप इस तरह कैसे बन गए? चू का सिर काली रेखाओं से भरा था। बिग ब्रदर, आपकी प्रतिक्रिया सही नहीं है। क्या आप गलत स्क्रिप्ट से पढ़ रहे हैं? क्या आपको तुरंत नहीं उठना चाहिए? चिल्लाते हुए, मेरे छोटे भाई के साथ ये किसने किया? बिग ब्रदर को बताओ और मैं उसे तुरंत मार दूंगा। ज्यांग ज्यांग एक ऐसा चरित्र है जिसका उपयोग शर्मिंदगी और उदासी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, क्योंकि एक उदास चेहरे की अभिव्यक्ति के लिए चरित्र की समानता है। थोड़ी देर के लिए चुप रहने से उबरने के बाद चू ने अपने विचार एकत्र किए। वह फिर से समझाना शुरू कर दिया, बड़े भाई, मैं शापित हो गया हूं और मैं इस तरह से समाप्त हो गया। चू शेंग की आंखें कोमल और गर्म थीं और उन्होंने धीरे से कहा, मेरे छोटे भाई को इस तरह से देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं अतीत में वापस चला गया था। जब हम मेपल वैली में रहते थे तो मैं हमेशा आपके साथ था। मेरे छोटे भाई इस छोटे लड़के को धीरे धीरे बड़े होते हुए देख रहे थे। जब वह ये कह रहा था तो चू शेंग की आंखें इतनी कोमल और धुंधली थीं कि वे लगभग आंसू के साथ बह गए। वह थोड़ा दुखी और दर्द महसूस कर रहा था। चू के सिर को उसकी छाती के करीब दबाते हुए चू शेंग ने कहा, छोटा भाई, आपका बड़ा भाई आपको बचपन से वयस्कता तक फिर से उठाने का मन नहीं करेगा, कभी भी किसी को भी आपको दूर नहीं जाने देगा। कोई भी स्पष्ट रूप से था, एक बहुत ही विशिष्ट किसी का उल्लेख कर रहा था। चू शेंग की सभी भावनाओं का लक्ष्य था। जीशी के चेहरे पर एक नजर डालते हुए चू ने देखा कि यद्यपि जीशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उदासीन था, चू स्पष्ट रूप से मैं दुखी हूँ शब्दों को देख सकता था। ... नायक, दुखी मत बनो। चू जल्दबाजी में इस विषय पर लौट आए और समझाया कि वे सीएन के साथ अपनी व्यक्तिगत बातचीत के बारे में बात करते हुए क्या हुआ था। चू की घटनाओं के कथन को सुनने के बाद चू शेंग के चेहरे पर मुस्कान तेजी से गायब हो गई और उसकी आवाज जानलेवा हो गई क्योंकि उसने कहा, वी सीएन, डरो मत, बिग ब्रदर लगभग ठीक हो गया है।
कल मैं कुछ लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा और अपना सिर ले जाऊंगा। जैसा कि वह बोल रहा था, वह अचानक याद आया कि जीशी अभी भी मौजूद था। अपने सिर को मोड़ते हुए उसने जीशी को अनफ्रेंडली आय से देखा। तुमने मेरे छोटे भाई को रात के बीच में बाहर क्यों ले गए? जीशी ने ठंड से खर्राटे लिए और अपने हाथों को एक साथ जलाते हुए जवाब नहीं दिया। दो व्यक्तियों के बीच एक झगड़े से बचने के लिए चूयू करीब चले गए और कहा, बड़े भाई, मेरी शिदी ने मुझे शिजुन को देखने के लिए ले लिया। जब वह अचानक डिंग डोंग ध्वनि थी, तब तक उन्होंने अभी तक बोलना समाप्त नहीं किया था। ध्वनि जोर से और कम थी, जो कहीं से आ रही थी, जो चू परिवार के शिविर से बहुत दूर नहीं थी। ध्वनि एक मजबूत लहर की तरह उनकी ओर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस तरह की ध्वनि निचले स्तर के कल्टीवेटर्स की छाती को तंग महसूस कराने में सक्षम होगी। एक बार ध्वनि आ गई थी, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। सभी किंतु शिविर में कल्टीवेटर अपनी तलवारों पर उड़ रहे थे, चुपचाप ये देखने के लिए कि क्या होने वाला था। चू शेंग अब पीला दिखता था क्योंकि वह दूर के स्थान की ओर चकित हो गया था। उस ध्वनि के बाद लंबे समय के बाद नहीं, घंटी की आवाज फिर से आ गई, जैसे कि एक शेर की दहाड़ जोर से गूंजती हुई, यह एक पंक्ति में 3 बार, शांत होने से पहले। चू यू का छोटा चेहरा विकृत हो गया। हो सकता है कि भगवान बुद्ध को संरक्षित करें और हमें शुद्ध करें। 2 चू शेंग ने पीछे मुड़कर कहा, स्वर्गीय गड़गड़ाहट बेल। स्वर्गीय थंडर बेल को किंग तू शिविर के मुख्य हॉल के बाहर रखा गया था। मयूर के दौरान घंटी शायद ही कभी इस्तेमाल की गई थी। घंटी के 3 ढेरों ने प्रतिनिधित्व किया कि एक प्रमुख घटना हो रही थी और सभी काश्तकार अब किंग तू के मुख्य हॉल के सामने प्लाजा की ओर बढ़ रहे थे। जब भी कोई बड़ी घटना होती तो चू परिवार हमेशा सबसे आगे होता, लेकिन इस बार चू शेंग शिविर में एकांत खेती में था। वह आगे नहीं आ सकता था और अब वह भी चुआ यू को अपने साथ नहीं लाना चाहता था ताकि शब्दों से लड़ने वाले लोगों की भीड़ को सुनने के लिए। वर्तमान में छाया में उसकी पीठ पर बहुत सारे तीर थे। चू शेंग ने हमेशा सहजता से महसूस किया था कि उसका छोटा भाई आंगन में गिरने वाली बर्फ की तरह था, शुद्ध और निर्दोष, और यह कि उसे किसी के द्वारा दाग नहीं दिया जाना चाहिए। एक पल के लिए सोचने के बाद चू शेंग ने चुपचाप चू यू के सिर पर हाथ फेरा और फुसफुसाया, छोटे भाई, आप जा सकते हैं और जीशी का अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन मुख्य हॉल के बाहर रह सकते हैं। मैं पहले स्थिति की जांच करने के लिए अंदर जाऊंगा। अप्रत्याशित रूप से चू शेंग स्वेच्छा से चू यू को जाने देता है। जीशी, जो पहले से ही गुप्त रूप से उसे पकड़ने के लिए एक तकनीक तैयार कर रहा था, जब वह चू शेंग के शब्दों को सुनता था तो वह हैरान रह गई। चू यू हेड पर एक प्रकाश बल्ब चमक गया। क्या ये पौराणिक परीक्षण हो सकता है? क्या ये सबूत था कि चू शेंग धीरे धीरे जीशी को स्वीकार करने लगा था? चू शेंग और जीशी के बीच संबंधों को बेहतर बनाने की संभावना पर उत्साहित चू यू मदद नहीं कर सकते, लेकिन ये बताने के लिए कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। जब वह उस व्यक्ति का शॉर्ट संस्करण पसंद करता था तो उसे अपने बड़े लंगड़ा उज्ज्वल आंखों के साथ उस पर झपकी लेना शुरू कर दिया, जैसे कि उस पर इश्कबाजी की झलकियां कास्टिंग करते हैं। जीशी हार्ट मदद नहीं कर सकता, लेकिन कांपता है। अब वह जो नाखुश महसूस करता था वह पूरी तरह से फैल गया था। जीशी ने चू यू को देखा और वास्तव में ऐसा महसूस किया कि वह उसे छीनना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं की। चू शेंग ने सूंघा और जीशी के सामने वह बड़बड़ाया, मेरा छोटा भाई, अगर वह आपके साथ कुछ भी करने की हिम्मत करता है तो मुझे बताएं कि कौन सा हिस्सा आपको छूता है और मैं काट दूंगा। चू यू, बड़े भाई, बाकी का आश्वासन दिया कि मेरी शिदी इतनी विकृत नहीं है। चू शेंग ने पहले चू यू को एक बच्चे की तरह लपेटा और फिर अनिच्छा से उसे जीशी को सौंप दिया। जब जीशी चू यू लेने के लिए अपनी बाहों से बाहर पहुंचा तो चू शेंग ने चू यू को वापस ले लिया और कहा, मेरे छोटे भाई की ख्याल रखना, अन्यथा आप इसे पछतावा करेंगे। जीशी ने गुस्से में सिर हिलाया। चू शेंग ने आखिरकार चू यू को जीशी आर्म्स में डाल दिया। दूर कदम रखते हुए चू शेंग ने अपना सिर घुमाया और चू परिवार के कई मेहमानों को देखा। चू यू ने अपने माथे से पसीना पोंछा और आह भरी। फिर वह पीछे मुड़ गया और जीशी का चेहरा अपने छोटे हाथों में ले गया। ये देखकर कि जीशी की चेहरे की अभिव्यक्ति अभी भी खराब थी, चू यू ने धीरे से कहा, शिय, मुझे एक मुस्कान दो। उनकी आवाज जानबूझकर नर्म, मीठी और स्पष्ट थी, जैसे मधुर दक्षिणी चिपचिपा चावल शराब। उस समय जीशी को ऐसा लगा जैसे उसका दिल मिठास में भीग गया हो। अब दुखी महसूस करने के लिए कुछ भी नहीं था। जीशी केवल चू राइस वाइन को घूर सकता था जिसे वह पीने में असमर्थ था। उसने अपना सिर नीचे कर दिया और चू यू को माथे पर धीरे से चूमा। अपनी उड़ान तलवार का उपयोग करते हुए वे जल्दी से किंग तू मेन हॉल में गए। जिस तरह से उन्होंने देखा कि कई काश्तकार वहां गए थे। कई काश्तकार इस बारे में बात कर रहे थे कि उनके परिचितों के साथ कम आवाज में क्या हो सकता है। कुछ चिंतित थे, कुछ शांत थे। इसने कुछ शोर किया, इसलिए जीशी, जो हमेशा शोर से नफरत करता था, उसने अपना हाथ लहराया और डोनजू को तेजी से आगे बढ़ाया। लंबे समय से पहले वे मुख्य हॉल के सामने पहुंचे थे। मुख्य हॉल के ऊपर और नीचे बड़े खुले स्थान थे जिनका उपयोग प्रशिक्षण के आधार के रूप में किया जाता था। अब ये लगभग काश्तकारों से भरा था। जीशी चू यू के साथ पीछे की ओर खड़ा था। उसकी आंखें मुख्य हॉल में बह गईं, फिर वह चू यू से फुसफुसाए,
ऐसा लगता है कि राक्षसी कल्टीवेटर्स के साथ युद्ध एक नए चरण में प्रवेश करने वाला है। चू यू को कपड़े की इतने परतों में लपेटा गया था जिससे वह इतना गर्म हो गया कि उसका छोटा चेहरा रोसी हो गया था, लेकिन वह किसी भी कपड़े को बंद नहीं कर सकता था क्योंकि वह शीशी द्वारा इतनी कसकर आयोजित किया जा रहा था। असहाय रूप से अपना चेहरा रगड़ते हुए चू यू ने भीड़ को देखा और उसे अचानक हुई सीएन के शब्दों को याद आया। 7 राक्षसी संप्रदाय सभी डन यू संप्रदाय के नियंत्रण में थे। डन यू संप्रदाय कुछ भयानक जाग गया था। वे क्या योजना बना रहे थे? 7 राक्षसी संप्रदायों में वेई सीएन जैसे बहुत से लोग होने चाहिए जो अपनी योजना के लिए दृढ़ता से विरोध कर रहे थे। इस प्रकार राक्षसी संप्रदाय वास्तव में एक एकजुट बल नहीं थे और इसलिए इस युद्ध में फायदा नहीं हुआ था। वेई सीएन के अनुसार स्थिति नाटकीय रूप से बदलने वाली है, लेकिन ये कैसे बदल सकता है? राक्षसी काश्तकारियों के बीच संक्रमण के माध्यम से। क्या उनमें से कोई शीर्ष राक्षसी कल्टीवेटर को मार देगा तो आत्मसमर्पण कर देगा? जैसा कि चू यू इस सब के बारे में सोच रहा था कि वह उसके चारों ओर देख रहा था, अचानक उसने एक बहुत परिचित वापस देखा। चू यू ने जोर से शोर मचाया, फिर उनके सामने किसी को इशारा किया जो खुशी से ऊपर और नीचे कूद रहा था। चू यू इशारा कर रहा था कि वह चाहता था कि ज़ीशी उसके लिए किसी को पकड़े। ज़ीशी आज्ञाकारी रूप से उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए चला गया। तीसरी शिदी भयभीत हो गई जब वह अचानक अपने कॉलर से दूर घसीटा गया। वह लगभग अपने घुटनों पर गिर गया, लेकिन जब वह घूम गया तो राहत महसूस हुई और देखा कि यह केवल ज़ीशी था। फिर जब उसने चू यू को एक बड़ी मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर फैलते देखा, चू यू को लगा जैसे इस जीवन काल में वह पहले ही अपना सारा चेहरा खो चुका था। वह किसी को मारने की अपनी इच्छा पर चढ़ गया और पूरी तरह से और सहनशील रूप से कहा, तीसरी शिदी, आप शिजुन के साथ क्यों नहीं हैं? उनके ठंडे और गंभीर स्वर ने उनके छोटे सफेद ज़ैड चेहरे के साथ एक मजबूत विपरीत बनाया। चू यू की उपस्थिति की क्यूटनेस के साथ वह उज्ज्वल रूप से चमक गया था। वह चू यू को छूने के लिए बाहर पहुंचा, लेकिन फिर ज़ीशी की एक झलक पकड़ी और अपने हाथ को उदास रूप से वापस खींच लिया। वह फुसफुसाया, जब आप चले गए तो शिजुन भी उस अजीब आदमी की भावना के साथ छोड़ दिया। घंटी बजने के बाद ये देखकर कि शिजुन अभी तक वापस नहीं आया था, मैं पहले बाहर गया था। उद्धरण चिन्ह। चू यू ने अपनी ठुड्डी को छुआ, एक और इशारा जिसने इस वर्तमान उपस्थिति के लिए एक मजबूत विपरीत बनाया। ज़ीशी ने अपनी नाक को ढक दिया और चुपचाप चू यू के सिर को वापस घुमाया। चू यू के गालों को चुटकी और मालिश करना। ज़ीशी ने ऐसा महसूस किया कि वह खुशी के साथ जंगली है और खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता है। वह बहुत अच्छा समय बिता रहा था। चू यू के साथ जुनून से खेला जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह गुस्सा कर पाता एक बार फिर से घंटी की जोर से आवाज हो रही थी। पिछली बार घंटी बजाने के विपरीत इस बार ध्वनि स्पष्ट थी और मरने से पहले लंबे समय तक चली। शोर प्रशिक्षण के मैदान धीरे धीरे शांत हो गए। एक बुरे मूड में एक साथ अपने हाथों को जकड़ते हुए चू यू ने उन लोगों को देखा जो अचानक मुख्य हॉल के शीर्ष पर दिखाई दिए थे। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि लू किंगन और चू शेंग दोनों वहां थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से गीत युवांजो भी वहां थे। चू यू को बाकी लोगों में से किसी को भी पता नहीं था, लेकिन वे सभी नवजात आत्मा मंच के कल्टीवेटर होना चाहिए। पूरी जगह शांत होने का इंतजार करने के बाद हॉल के बीच में व्यक्ति ने कहा, हर कोई, काश्तकारों के बीच युद्ध समाप्त हो सकता है। नीचे अचानक हंगामा हुआ। उन्होंने कहा, 2 घंटे पहले राक्षसी काश्तकार सभी जिने से वापस आ गए। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।